नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैसी विक्ट्री पे। जैसा कि आपको पता है कि साइंस का जो पेपर है वो 7 मार्च को होना है और उसके लिए जो हमारी ये क्लासें चल रही हैं वो आपके लिए कारगर साबित होंगी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या आप पूरा सिलेबस पढ़ाओगे। मैंने आपसे बोला कि 4 तारीख से पहले मैं आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पूरी करा के दे दूंगा। आज हमारा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन आई। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियो को पढ़ ले भैया, फिर बाद में ऐसा मत कहना कि आपने ये कब पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने तो पढ़ा नहीं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको होली के बाद होश आएगी। 5 तारीख की शाम को थोड़ा टेंशन होना स्टार्ट होगा और 6 तारीख को सबसे ज्यादा टेंशन होगी कि भाई 7 को तो पेपर है, ये 6 से 7 दिन कहां चले गए, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, आप कुछ बता दो। फिर आएंगे यहाँ क्लासों में, फिर बोलेंगे गुरुजी आपने तो कुछ पढ़ाया नहीं एक दिन पढ़ के। ठीक है, जो रेगुलर है उनको सब कुछ एग्जाम में हूबहू मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। चलते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि पहली बार क्लास के साथ जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भाई इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ह्यूमन आई, मानव की जो आंख है वो होती क्या है। ठीक है, जो ये मानव नेत्र है ये होता क्या है, ह्यूमन आई होता क्या है। मानव नेत्र आखिर है क्या, एक अत्यंत मूल्यवान एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। भैया ये किसकी तरह कार्य करता है, यह एक कैमरे की तरह कार्य करता है। इट फंक्शन लाइक अ कैमरा, जैसा कैमरा होता है वैसे ही भैया इसका भी क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। भैया इसमें क्या होता है, एक लेंस होता है और कैसा लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है। प्रकाश सुग्राही परत जैसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। भैया बोल रहा है कि प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या दृष्टिपटल, भैया कभी कभी ये रेटिना लिख के आ जाता है और कभी कभी इसे दृष्टिपटल हम क्या बोल देते हैं, तो ये पता होना चाहिए रेटिना और दृष्टिपटल क्या होता है। इस पर प्रतिबिंब बनता है। 1 नंबर का क्वेश्चन नोट करो भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ जो हमारे आंखों पर जो चित्र बनता है वो कहां पर बनता है, तो आप बोलोगे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर और या फिर दृष्टिपटल लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इंग्लिश में भी लिख रखा है, इट कंटेन्स अ क्रिस्टल लेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। आगे को लिखा है, आई थ्रो अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। भैया यहाँ पर नहीं लिखा है तो लिख लेना, जो भी इमेज फॉर्मेशन है, जो भी क्या है इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। आपको ये क्या होना चाहिए दोस्त, पता होना चाहिए। आगे को लिखा है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। हमारी जो ये आंख है इसमें एक बहुत पतली झिल्ली होती है भैया, मेम्ब्रेन होती है, प्रवेश करता है, झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। कॉर्निया के द्वारा क्वेश्चन बोल देगा, जो लाइट है हमारे आंखों के अंदर प्रवेश कहां से करती है, तो बोलोगे कॉर्निया से करती है। किससे करती है मेरे दोस्त, कॉर्निया से करती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। और जो हमारी एक कॉर्निया है भैया, जो एक आंख का पर्दा है, बहुत पतली सी झिल्ली है, उसके पीछे एक संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, परितारिका कहते हैं। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है ना। देखना आपने देखा होगा कभी बहुत ज्यादा लाइट आती है, आपकी आंखें एकदम चिलमिला जाती है, बंद सी हो जाती हैं, और कभी अगर लाइट कम रहती है तो आंखें हम ज्यादा खोलते हैं। तो ये हमारी जो आंखों के खुलने और बंद करने को कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, परितारिका कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। ये बोल क्यों रहे हो, ध्यान देना। इसके बाद आगे को चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा भैया, कभी कभी आपसे आंख का चित्र भी बना लिया जाता है, और तो ये रहा हमारा आंख का चित्र। कभी कभी बोल सकता है मानव के आंख का, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही बात, एक बार में क्वेश्चन बोल देता है, मानव नेत्र का स्वच्छ चित्र बनाकर उस पर इन भागों को लिखिए। कुछ भाग दे देगा, कुछ नाम दे देगा, जैसे कि इसमें नाम लिखे हुए हैं। तो भैया आपको आंख का चित्र पता होना चाहिए। आंख के अंदर यहाँ पर ये क्या है, लेंस है, ये क्या है यहाँ पर, लेंस है। और इसे हमारे अभी हमने पढ़ा था पुपिल से भैया, है ना। ये जो काला काला भाग है देखो हमारे आंखों पर, इसे हम क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। और अभी हमने देखा था कि भैया एक इंपॉर्टेंट था रेटिना। रेटिना ये रहा हमारा, यहाँ पर क्या होता है, रेटिना वाला भाग रहा। ठीक है, ऑप्टिकल नर्वस ये लिख रखा है। तो कुछ भाग हमें वो देगा एग्जामिनर, ये भागों को दर्शाइए। तो भैया आपको आंख का चित्र बनाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको नाम याद ही करने होंगे कि कहां पर कौन सा भाग है, तो इन सबको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ध्यान देना, यहां पर कुछ चीजें और लिखी हुई हैं। जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नजदीक के सभी प्रकार की वस्तुओं का समायोजन कर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है भैया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। हो सकता है आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए। आंख का चित्र बना के चले जाना।
चलो आँख के जो ये भाग हैं इनके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी इनके बारे में भी क्वेश्चन क्या करता है, पूछ लेता है। हल्का हल्का ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं, बस ज़्यादा नहीं। यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हल्का हल्का पढ़ते चलेंगे, ठीक है। नेत्र के विभिन्न भाग, परिचय, कार्य, इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ, है ना, डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई। जो हमारी आँख है उनके विभिन्न भागों की ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। पहला भाग है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। भैया कॉर्निया किसे कहते हैं, क्वेश्चन बोल देगा कॉर्निया किसे कहते हैं। हालांकि यहां से पूछता नहीं है, लेकिन कभी क्या पता पूछ दे, हल्का बहुत तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। एक नंबर में पूछ सकता है अगर पूछेगा तो। नेत्र की काली दिखाई देने वाला गोलाकार भाग जो कॉर्निया है को कॉर्निया कहते हैं। हमारी आंखों में जो काला काला भाग दिख रहा है इसे ही हम कॉर्निया कहते हैं भैया, इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है, इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। ये जो काला वाला हमारा भाग है ये आंख का सबसे नाजुक वाला भाग होता है, ठीक है। इंग्लिश में लिख रखा है भैया, इसको पढ़ सकते हो इंग्लिश वाले भी। द ब्लैक सर्कुलर पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड द कॉर्निया। इट इज थिन मेम्ब्रेन लोकेटेड अबव द, है ना, डायफ्राम ऑफ आई। लाइट एंटर्स द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड, सॉरी, इट इज मोस्ट डेलिकेटेड पार्ट ऑफ द आई। ये बहुत डेलिकेटेड पार्ट है, बहुत नाजुक हिस्सा है हमारी आंखों का, ठीक है भैया। दूसरा क्या है, कंजक्टिवा, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। तीसरा भाग है कार्य, भैया लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, परितारिका। भैया आइरिस किसे कहते हैं, आइरिस क्या होता है, यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। अभी हमने देखा था कॉर्निया पढ़ा था, उसके पीछे जो स्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं। यह एक गहरा वलयाकार पेशी डायफ्राम है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन एक नंबर में पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, तो आंसर आएगा परितारिका, आइरिस आएगा, ठीक है। लोकेटेड बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे से स्थित होता है कौन सा, परितारिका, ठीक है। इट इज अ डीप एनुलर मस्कुलर डायफ्राम। इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पुपिल्स। भैया जो पुपिल हमारी हैं उनकी जो साइज है उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। एक नंबर का क्वेश्चन बता दिया है। पुतली को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभिनेत्र लेंस, क्रिस्टलीय लेंस, ध्यान देना इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। भैया अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस होता है। हमारी आंखों के अंदर जो भैया लेंस लगा होता है, कैसा लगा होता है, उत्तल लेंस। कैसा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया है। आंखों के अंदर जो लेंस होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, वह कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक हो गया। इसका कार्य क्या है, यह वस्तुओं को वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ध्यान देना भैया, यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जैसी चीज है वैसी हमें नजर आती है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। अभी थोड़ी देर में इसको भी मैं बताने वाला हूं। पक्षाभिपेशियां भैया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काचाभ द्रव, है ना, ध्यान देना, ये यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा काचाभ द्रव को। क्वेश्चन कहता है काचाभ द्रव क्या है भैया, यह एक जेली जैसा पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। हमारे आंखों के अंदर भैया ये पूरा भरा रहता है, एक जेली जैसा पदार्थ होता है। ना तो ये ठोस होता है, ना तो ये लिक्विड होता है, ये जेली जैसा होता है, ठीक है। और नेत्र गोलक का अधिकांश भाग काचाभ द्रव द्वारा घिरा रहता है। जो हमारी आंख है इसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग रहता है वो यही रहता है, इसको बोलते हैं काचाभ द्रव, ठीक है। विट्रस ह्यूमर जिसे हम बोलते हैं। यह नेत्र गोलाकार का आकार प्रदान करता है। रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है। लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट रहेगा रेटिना। अब आ गया है रेटिना। रेटिना के बारे में जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा लिखते रहना भाई, ठीक है। अभी मैं वन शॉट करा रहा हूं आपको, चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं कि कहां कहां क्या है। इसके बाद सेट 1 सेट 2 भी लाऊंगा, पेपर पूरा, और एक एक नंबर के क्वेश्चन भी कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप ओवरव्यू ले लो, एक बार पहले पूरी बुक मेरे साथ पढ़ लो, इससे जल्दी रिवीजन कोई नहीं करा पाएगा आपको। एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर करा दूंगा। आज शाम को 8 बजे फिर मिलूंगा मैं लाइव, वहां पर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हमारा धीरे धीरे सिलेबस जब हो जाएगा, जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे फिर हम प्रैक्टिस से लगाएंगे, ताकि हमें करने में मजा आएगा, हमें याद रहेंगी चीजें। हाँ भाई हमने ये पढ़ लिया है। रेटिना क्या है, इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं, ठीक हो गया। और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग
जो पर्दे का कार्य करता है रेटिना कहलाता है भैया, इंपॉर्टेंट है। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेटिना, भैया इसे रेटिना कहते हैं। एंड द है ना पोस्चरस पार्ट्स ऑफ द आई बॉल्स द एक्ट एज अ स्क्रीन इज कॉल्ड द रेटिना। इट इज लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई। भैया ये सबसे लास्ट में लगा होता है, कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्या लगाता है, पश्च भाग पर लगा रहता है, सबसे पीछे लगा रहता है रेटिना, और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। एक नंबर का क्वेश्चन लिखो कि भैया इमेज फॉर्म इन रेटिना, जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पे बनती है, तो लिखना है ना जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है, रेटिना पे बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता तो है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, उल्टा बनता है, ये भी लिख लो भैया। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जो रेटिना पर प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसी होती है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। रियल में ये चित्र बनता है, जैसा इंसान है हमें वैसा ही दिखता है, लेकिन उसका उल्टा बनता है प्रतिबिंब। जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो कैसा बनती है, उल्टी बनती है। यहां पर भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। एक नंबर का यहां से पूछ सकता है कि जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है, रेटिना पे बनता है। रेटिना पे बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक रियल बनता है, और उल्टा बनता है ना, अपोजिट बनता है, ठीक है, या फिर इन्वर्टेड बनता है। भैया इसका कार्य क्या है, ध्यान देना। यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी कोशिका प्रकाश सुग्राही होती है और इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रेटिना इंपॉर्टेंट है। आगे को चलते हैं, समंजन क्षमता किसे कहते हैं भैया, इंपॉर्टेंट है समंजन क्षमता। इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। चलो आइए हम पढ़ते हैं दृष्टि दोष। लगाओ इंपॉर्टेंट भैया, दो प्रकार के दृष्टि दोष हैं, और मैं तो ऐसा कहूंगा हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो इस बार भी तुम्हारे लिए पेपर में पूछा जाना चाहिए, ठीक है। अभी एक क्लिप मेरे पास आई जहाँ पर उस क्लिप में लिखा हुआ है, बच्चे बता रहे थे कि भाई 55% आउट ऑफ सिलेबस, 53% मैथ्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। पता नहीं वो कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बोल रहे थे कि ऊपर से ये फाइल आई है, अभी मैंने फाइल नहीं देखी है। अगर कुछ ऐसा है तो भाई नंबर सबको मिलने वाले हैं, है ना। अभी ये बात की बात है, अभी मैंने फाइल पढ़ी नहीं है, स्कूल के द्वारा फाइल आई हुई थी। अगर मैं उस फाइल को पढ़ूंगा फिर तुम्हें अगली वीडियो में बता दूंगा कि भैया कौन कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। हालांकि जिसने मेरे से पढ़ा था उसके लिए कोई आउट ऑफ सिलेबस रहा नहीं गया है। दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि में दोष क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसको सही कैसे करेंगे। 3 क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूं, दृष्टि में दोष क्यों हो रहा है, दृष्टि में दोष किस लिए, मतलब क्यों हो रहा है ये तो हमने पढ़ लिया, और किस कारण से हो रहा है ये भी पढ़ेंगे, और फिर इस दृष्टि दोष को हम दूर करेंगे। जैसे मैंने चश्मा पहना भाई, तो कोई ना कोई दृष्टि का दोष होगा, और दृष्टि का दोष है तो ये चश्मा कौन सा है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देता है। समंजन क्षमता क्या है भैया, इसका मतलब अब पढ़ना पड़ेगा। हल्का सा समंजन क्षमता पढ़ लेते हैं, खाली डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। पावर ऑफ एकमेंडेशन, पावर ऑफ एकमेंडेशन है, तो बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकमेंडेटिव पावर। एकमेंडेटिव पावर ये कह रहा है, ध्यान देना भैया, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करता है। समायोजित करने का मतलब कि भैया हमें जो प्रतिबिंब बनाना है वह कितनी दूर बनाना है, कितने आगे बनाना है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना है, इसको समायोजित करता है, मतलब एक फिक्स स्थान पर दिखाता है, उसे ही समंजन क्षमता हम कहते हैं, ठीक है। अब सीधे चल देते हैं, हालांकि चलो इस स्लाइड को पूरा ही पढ़ लेता हूं। ऐसा नेत्र की वक्रता जिसमें परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है, नेत्र वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है। यदि नेत्र की वक्रता बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी क्या होगी मेरे दोस्त, घट जाएगी। मानव नेत्र की देखने की सीमा, लिमिटेशन ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। हम 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकते हैं। इट रेंज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। किसी वस्तु की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। लिखो एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन लिख लो भैया। किसी वस्तु की स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इंग्लिश में लिख रखा है द मिनिमम डिस्टेंस टू क्लियर विजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर। भैया इस लाइन को लिख लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस होती है ह्यूमन आई के लिए। द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो अगला, अब पढ़ते हैं दृष्टि दोष। अब यहां से हमें चीजें क्या होंगी, क्लियर होती रहेंगी,
तो ध्यान देना यहाँ पर भैया, दृष्टि दोष है क्या, डिफेक्ट ऑफ विजन है क्या। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। समंजन क्षमता मतलब जो लेंस है उसका जो समायोजन करने की क्षमता है, उसको फिक्स करने की जो क्षमता है, जो उसके पास क्या है एबिलिटी है जो फिक्स करने की, वो खो देता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इस दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दृष्टि के अपवर्तन दोष भी कहा जाता है। समटाइम्स द आई है ना ग्रेजुअली लॉस देयर एबिलिटी to accommodate. In such a situation, a person cannot see object clearly and comfortably. इसके बाद लिखा है due to refractive error in the eye, vision becomes blurred. This called astigmatism. Sorry. This called astigmatism. It is also called refractive error of the vision. भैया इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है इन दोनों में एक 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 नंबर में या 4 नंबर में पूछ ले भैया, ऐसा पूछना चाहिए क्योंकि टॉपिक दिया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर ये है। यह सामान्य 3 प्रकार के होते हैं भैया। कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष जिसे बोलते हैं मायोपिया, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया जिसे बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तो दोस्त याद रखना, अब हम तीनों को पढ़ेंगे लेकिन ऊपर के दो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। हेडिंग डालना निकट दृष्टि दोष, सभी लोग हेडिंग डालो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, सभी लोग हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। बोलो मत। हाँ, तो ध्यान से देखना किसे कहते हैं भैया। अब यहां से थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है, मैं जो चीज़ें बता रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ना, अभी के अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें पता है निकट दृष्टि दोष जो लगता है वो होता नहीं है। हमें लग रहा है निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, निकट दृष्टि दोष ऐसा नहीं होता है भाई। ध्यान से देखना, निकट दृष्टि दोष में तुम्हें लग क्या रहा है, ऐसा लग रहा होगा निकट की वस्तु नहीं दिख रही है, निकट का दोष है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूर की वस्तु नहीं दिखती है, निकट की स्पष्ट दिखती है। ध्यान देना यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष मायोपिया किससे कहते हैं? अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रही, एक बार में दूर दूर बैठो, जरा सब दूर दूर बैठो, दूर दूर बैठो सब। यहाँ पढ़ना नहीं है, घर में पढ़ना नहीं है, अभी देखोगे अभी याद हो जाएगा, देखते रहो चुपचाप। यहाँ ध्यान देना, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। बोल रहा है जो निकट की वस्तु है उसको क्या देख पाता है? स्पष्ट देख सकता है। अब बच्चे समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो भैया निकट की नहीं दिखती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो नहीं दिखता वही होता है। ठीक हो गया है? तो इस बात को याद रखना, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी, परंतु दूर की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। बोला इसका जो दूर बिंदु था वो अनंत पर नहीं होता है, उससे कहीं पास आ जाता है। अभी समझा रहा हूं सब कुछ, ठीक है? फिर बोला गया है इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल से कहां बन जाएगा? आगे बन जाता है। कहां बन जाता है? आगे बन जाता है। विथ, ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष भैया है ना, क्या लिख रखा है? मायोपिया, अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। भैया जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उसको तो वो क्लियरली देख रहा है, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर नहीं देख रहा है, दूर की वस्तु। द फार पॉइंट फॉर सच अ पर्सन, इन लोगों में या इन व्यक्तियों में जो फार पॉइंट है, दूर का बिंदु है, इज क्लोजर टू आई, आई से कहीं पास आ जाता है। देन एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से आंख के पास आ जाता है, बोल रहा है। इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्मेशन है, जो चित्र बन रहा है, वह रेटिना से पहले बनने लगता है, रादर देन ऑन द रेटिना। ध्यान देना भैया, जो चित्र समझा रहा हूं इसके देखो क्या क्या यूज है, कारण क्या है? कारण, यह कारण भी लिखोगे भैया। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोलाकार का लंबा हो जाना। इसके बाद निवारण अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले इस चित्र को देखो भाई। यह चित्र हमारी स्वच्छ आंख है, इसके अंदर 3 चित्र बनते हैं। कितने चित्र बनेंगे? 3 चित्र बनेंगे। मैं तीनों चित्रों को आराम से समझाऊंगा, ध्यान देना।
बोलो मत। हाँ। तीनों चित्रों को अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान देना दोस्त। मैंने बोला कि मेरे पास आंख बनाने का तरीका देखो कैसे बनाओगे पेपर में। पहले बनाओगे गोल, है ना, ऐसे पूरा गोल घेरा बनाओगे। ध्यान दो कैसे बनानी है आंखें। इसके बाद यहाँ पर आपको रब करना है इस हिस्से को, इस हिस्से को क्या करना है, रब करना है। और इस हिस्से को रब करके ऐसे ही यहाँ से हल्का सा उभरा हुआ भाग बनाना है ऐसे करके, ये ठीक है। यहाँ पर लेंस होता है, यहाँ पर क्या होता है, लेंस। अभी समझ लो, क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ से इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है, लाइट रे ये एंटर कर गया, और हमें ये पता है, कल मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का काम क्या होता है, रे को एकत्रित करना होता है। क्या करना होता है, एक जगह पर दिखाना होता है। तो भैया अब यहाँ से ये प्रकाश के रे को मोड़ देगा, ठीक है। यहाँ से इसने क्या कर दिया, मोड़ दिया, और यहीं पर हमारा क्या है, रेटिना है ना। रेटिना पर चित्र बनेगा। ये कब की कंडीशन है, ये स्वच्छ आंख की कंडीशन है, जिस समय हमारी आंखें सही थी। ये कंडीशन कब की है, जब हमारी आंख सही थी। हुआ क्या, जो ये गोला है आंख है, जो आंख है ये लंबा हो गई। जो हमारी आंख थी उसका जो लंबाई थी वो थोड़ी बढ़ गई। देखो मैं तुम्हें कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं। मैंने कहा पहले भैया मेरी आंख ये थी, अब ये देखो पहले चित्र कहां पर बनना था, ध्यान देना, मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, यहां से चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्वच्छ आंख का चित्र है। मैंने बोला यार जो आंख है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई भैया, और इसकी लंबाई भी बढ़ गई, ये आंख बन गई। आंख पहले अंदर वाली थी, अब हुआ क्या, वक्रता त्रिज्या बढ़ गई है, और आंख की जो लंबाई है वो भी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसका कारण देखो, एक तो वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, पहले त्रिज्या इतनी थी, अब त्रिज्या कितनी हो गई है, अब त्रिज्या हो गई है इतनी। हुई कि नहीं हुई, ये हो गया। और गोला जो है इसकी लंबाई भी बढ़ गई है। तो भैया अब देखो चित्र तो वहीं बन रहा है जहां पर बनना था, चित्र तो वहीं बन रहा है जहां पर बनना था। अंदर वाली लाइन को अगर मैं मिटा दूं, भैया चित्र तो अपनी ही जगह पर बना हुआ है ना, चित्र जो क्या पीछे हटा है, चित्र तो वहीं बना है, लेकिन जो हमारा रेटिना है मेरे दोस्त, वह क्या हो गया है, वह यहां पर पहुंच गया है। रेटिना थोड़ा सा पीछे बढ़ चले गया है, और हमको ऐसा लग रहा है कि चित्र अब आंख से पहले ही बन रहा है। तो जो ये चित्र यहां पर बनना था, ये यहां नहीं, आंख से पहले ही बन रहा है। इसका मतलब पास बनना है थोड़ा सा रेटिना से, तो रेटिना से पहले बनना है। इसका मतलब पास की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। कारण भी बता दिया है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। गोला लंबा हो गया है और वक्रता त्रिज्या बढ़ गई है, ठीक है। तो भैया ये आंख हमारी खराब हो गई है, ये आंख हमारी क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो ये खराब आंख का चित्र है, ये यहां पर क्रॉस कर रही है, इसका मतलब जो इमेज फॉर्मेशन है यहां पर, ये आंख हमारी खराब हो गई है। अब भैया हमें क्या करना है, अपनी आंख को सही करना है, इस बिंदु को फिर से यहां पर पहुंचाना है। तो इसका मतलब भैया हमें एक ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, और फैलाने वाले लेंस का नाम होता है अवतल लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। तो ये तीन चित्र बनते हैं भाई, कोई रटने की जरूरत नहीं है। बच्चे करते क्या है, रटने लग जाते हैं बस, पता नहीं क्यों रटते हैं भैया। ध्यान देना, ये रे यहाँ पर एक हमें अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। ये रे आ रही थी, देखो ध्यान देना, ये रे आई, ये थोड़ा सा बेंड हो गई, ये रे आएगी, थोड़ा सा क्या होगी, बेंड हो जाएगी, फिर ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, फिर ये हमारी आंखें सही हो गई। तो हमने यहाँ पर कौन सा लेंस लगाया है, अवतल। कौन सा लगाया है, अवतल, जिसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव। समझ में आ गई होगी, किसी का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं एक बार फिर से वहां पर आपको चित्र दिखा देता हूं, यही चित्र वहां बनाए गए हैं। ध्यान देना, इसका रीजन क्या था भैया, आखिर जो दूरदृष्टि दोष हो रहा है इसका रीजन क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखने का समय नहीं दूंगा। इसके बाद नेत्र गोलाकार का लंबा हो जाना। निवारण कैसे करना है इस दोष को, किसी उपयुक्त क्षमता का अपसारी अवतल लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डाइवर्जिंग, जो चीजों को डाइवर्ज करे, कॉनकेव लेंस ऑफ, है ना, सुटेबल पावर। भैया सुटेबल पावर का पावर भी क्या होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए। इसके बाद लिखा है निकट दृष्टि दोष का प्रकाश निवारण के द्वारा संशोधन। निकट दृष्टि दोष प्रकाश की किरण, ये हमारी स्वच्छ आंख का चित्र है। कैसी आंख का चित्र है, स्वच्छ आंख का। जल्दी से भैया, जल्दी से ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरे चांस है। इसके बाद देखो हमने क्या करा भैया, ये हमारी आंख खराब हो गई, जब हमारी आंख क्या हो गई, जब खराब। देखो ये यहाँ पर ही चित्र बनना है, बनना कहाँ पर था, यहाँ पर, ठीक है। तो वही लिख रखा है स्थिति 2, परंतु इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाती है। देख लो, यह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैंने बता दिया है। निवारण में हमने क्या करा, एक लगाया कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव अवतल लेंस, और हमारी आंख सही हो गई। तो 3 चित्र बनने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये 4 नंबर में आते हुए क्वेश्चन नजर आ रहा है।
4 नंबर में क्वेश्चन आते हुए नजर आ रहा है और साफ साफ बोलेगा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं या फिर निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण और इसके क्या कारण हैं सुस्पष्ट करो। तो भैया पूरा लिख देना, 3 चित्र, प्यारे प्यारे चित्र बनाना। मैंने आपको बता रखे थे, कई सारे बच्चे कहेंगे कि गुरुजी जो आपने पहले चित्र बनाए थे वो दिखा दो, मैं तुम्हें वो वाले चित्र भी यहाँ पर दिखा दूंगा। ये रहे 3 चित्र, ठीक है। हालांकि ये अनंत से आता है, ये वाला जो भाग है वो कहाँ से आता है, इन्फिनिटी से आता है। इसको इन्फिनिटी से आते हुए नजर कर दो, ये ऐसे, ठीक है, अनंत से आएगा। जल्दी से कर लो भाई, जल्दी से कर लो, जल्दी से करो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। 3 चित्र हैं, इन चित्रों को याद कर लेना। चलो आगे को चलते हैं, समझ में आ गया होगा सभी को भाई। ओवरव्यू हम दे रहे हैं, इसके बाद ध्यान देना दीर्घ दृष्टि दोष। बस क्वेश्चन वही है, यहाँ पर क्या हो रहा है उसका उल्टा होगा। दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की वस्तु दिखाई देगी, पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। हमको ऐसा लगेगा कि दूर दृष्टि दोष, दूर की दृष्टि का दोष है, दूर वाली वस्तु नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं, दूर की दिखती है, पास की नहीं दिखती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमायोपिया में कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्तियों का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर हट जाता है। इससे प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता होगा या रखना पड़ता है। तो बोल रहा है जब दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब वो 25 सेंटीमीटर पर पुस्तक को नहीं पढ़ पाएगा भैया, थोड़ा उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो निकट बिंदु है वो रेटिना से पीछे भाग गया है या रेटिना से पीछे चले गया। पीछे की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। इसका कारण क्या होगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। वहाँ जो हमारा नेत्र था उसकी जो लंबाई थी बढ़ रही थी, यहाँ लंबाई कम हो रही है। इस दोष को किसी उपयुक्त अभिसारी उत्तल लेंस द्वारा क्या करते हैं, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस द्वारा इसका यूज करते हैं। ये रहे 3 चित्र, ध्यान देना। ये हमारी आंख सही है, उसमें भी पहला चित्र यही बना था, ठीक है। यहां पर आंख में हुआ क्या, जो ये पास बिंदु था भैया ध्यान देना। अब मैं इसको भी समझा देता हूं, वहीं जाके तुम्हें पहले वहीं जाके इसका ऑपरेशन कर देता हूं, ध्यान देना। यहां यही चीज होगी। पहला चित्र तो सेम है भाई, पहला चित्र तो क्या है, पहला चित्र तो क्या है, सेम है। पहला चित्र क्या है, सेम है, स्वच्छ आंख का चित्र है, ध्यान देना। दूसरे में भी क्या हो रहा है भैया, चित्र तो वही बनना है, मान लो चित्र वही बनना है, लेकिन जो गोला है अब इसका आकार छोटा हो जा रहा है। इसका आकार क्या हो रहा है, ये छोटा हो गया, देखो गोले का आकार। अब मैं बाहर वाले को मिटा देता हूं तो हमें ऐसा लग रहा है कि चित्र कहाँ बन गया है, रेटिना से पीछे बन गया है। तो भैया इसको क्या करना है, अब हमें सही करना है इस आंख को। तो आंख को सही करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस जो किरणों को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, चित्र। समझा दिया है चीजें। आप चित्र का स्क्रीनशॉट यहीं से ले लेंगे, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, कुछ समझाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस लगता है, कॉन्वेक्स लेंस लगता है, और जरा क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष में मायोपिया में कॉनकेव लगता है, अवतल लगता है। अगला है जरा दृष्टिता किसे कहते हैं, ध्यान देना। अगला क्या है, जरा दृष्टिता किसे कहते हैं। आ सकता है प्रेसबायोपिया। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता, समझ गए ना, समंजन क्षमता किसे बोलते हैं, घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। द ह्यूमन आई एबिलिटी टू एडजस्ट डिक्रीजेज विद इन एज। फॉर मोस्ट पीपुल द नियर पॉइंट है शिफ्ट्स अवे, अ डिफेक्ट नोन एज प्रेसबायोपिया। इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों में कोई बार दोनों प्रकार के दृष्टि दोष, जैसे निकट व दूर दृष्टि दोष, तुमने देखे होंगे कि भाई कितने जने ऐसे चश्मा पहनते हैं जिनका यहां पर ऐसे गोल गोल बना रहता है, यहां पर गोल गोल बना रहता है। तो वो गोल गोल क्या है, नीचे है अवतल लेंस, नीचे है उत्तल लेंस और ऊपर क्या है, अवतल लेंस। तो वो जब पढ़ते हैं ना, चश्मे को ऐसे नहीं पहनते जैसे मैंने पढ़ा है, वो चश्मे को यहां पर पहनते हैं ऐसे, और देखते कैसे हैं, ऐसे। अरे ऐसे ही तो देखते हैं, हंस कह रहे हो, ऐसे नहीं देखते हैं क्या, ऐसे ही देखते हैं भाई। अगर उनको किताब पढ़ना हो ना, ऐसे अगर पढ़ना हो, देखो ये चश्मे को यहाँ पर रखेंगे और फिर ऐसे पढ़ेंगे ऐसे। ये
क्यों? क्योंकि भैया नीचे वाला क्या है, नीचे वाला किसके लिए है, नीचे वाला उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस किसके लिए लगा रहता है, निकट दूरदर्शी दोष के लिए। तो मतलब सांप की वस्तु स्पष्ट पड़ेंगे और दूर देखना है तो चश्मा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो भैया यही वो बोल रहे हैं कि दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, ध्यान देना, इसका कारण क्या है, ध्यान देना। इसमें इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है, जिसमें निम्न प्रकार के हैं भैया, ये सारे हैं, इनको देख लो, ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, भाई ध्यान दो, प्रिज्म आ गया है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैंने कल बता दिया था। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं भैया। व्हेन अ रे लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट डिवाइड्स फ्रॉम अ पाथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे हल्का बहुत, ध्यान देना। प्रिज्म यह एक त्रिकोणाकार का स्लेब होता है। यह एक 3 कोने वाला, देखो 1 कोना, 2 कोना और 3 कोने का एक स्लेब है, ठीक है, जिसमें 2 त्रिभुजाकार आधार, 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे से झुके हुए होते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच का जो कोण होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। भैया कांच के, इसमें त्रिभुज के प्रिज्म के बारे में दिखाया गया है, यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो कांच क्या है, गिलास है, ये अंदर गिलास हो जाएगा, बाहर एयर है। यदि कोई लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या तो अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर झुकती है, और जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये हमने पढ़ा था। इस रे को जाना था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं गई, यह नॉर्मल था, नॉर्मल की ओर थोड़ा झुक गई भैया। फिर ग्लास से कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, ये नॉर्मल है, इसे ऐसे जाना था, अब ऐसे नहीं जाएगी, अब नॉर्मल से दूर भागेगी। ये नॉर्मल है, अभिलंब है, इससे दूर भाग गई। दूर क्यों भागी, क्योंकि अभी डेंस अंदर ग्लास है, डेंस, और बाहर एयर है, रेयर मीडियम है, तो डेंस से रेयर में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। कल की क्लास में ऐसा बता दिया था। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। आपने विबग्योर पढ़ा होगा, यहां पर बताया जाएगा भैया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ अ प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म से गुजरते समय 2 बार मुड़ती है, हवा से कांच में प्रवेश करते समय और फिर कांच से बाहर निकलते समय, जिससे किरण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है और श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। भैया इंग्लिश वालों तुम्हारे लिए भी पढ़ना है क्या, पढ़ लेते हैं भैया, क्या बात। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म is a phenomenon in which a ray of light bends twice, 2 बार बेंड होता है, ऐसा बोला। कहां कहां पर, once entering the glass, जब ग्लास के अंदर एंटर करेगा, from air से, and then again on coming out of glass, भैया जब ग्लास से बाहर निकलेगा, while passing through a glass prism due to which the ray divides from its original path and white light gets split into 7 color। भैया इसने यही बोला कि यहां से कोई व्हाइट कलर जा रहा था, कोई सफेद कलर जा रहा था, वाइट लाइट यहां से एंटर कर रही थी, और हुआ क्या, ध्यान देना, ये बाहर है एयर और अंदर क्या है, ग्लास है। भैया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसको जाना तो ऐसे था लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने रास्ते से भटक जाती है। और दूसरी बार में यह ग्लास से कहाँ निकल रही है, एयर बाहर निकल रही है, फिर और अपने रास्ते से भटक जाएगी, तो 2 बार अपने रास्ते से भटक रही है, ठीक है। और जो ये वाइट लाइट है ये अपने 7 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्णक्रमों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इस वर्णक्रम को विबग्योर नाम से जाना जाता है। भैया किस नाम से जाना जाता है, विबग्योर। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन फिर से सुन लेना, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देना। विबग्योर को हमेशा नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या आया हमारा, वी आ गया, फिर आ गया आई, फिर आ गया बी, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ आर। सबसे ऊपर आर है, सबसे ऊपर क्या है, आर है। सबसे ऊपर होना चाहिए लाल कलर। अब ध्यान देना, क्वेश्चन कहेगा अपने रास्ते से सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ, अपने रास्ते से सबसे ज्यादा कौन भटका। भाई लाल सबसे कम भटका है, सबसे ज्यादा, देखो जाना ऐसे था,
ये देखो ऐसे जाना था। लाल तो सबसे कम भटका है, सबसे ज्यादा कौन भटका है भैया? वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा भटका है। जो हमारा बैगनी कलर है उसका जो डाइवर्जन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग का जो डाइवर्जन है वो सबसे कम। लाल रंग अपने मार्ग से सबसे कम भटकता है, ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कहेगा भैया वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, या प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाओ। तो बोलोगे जब कोई व्हाइट लाइट, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजारी जाती है, जब किसी प्रिज्म में एंटर करती है, तो वह अपने मार्ग में 2 बार विचलित होती है। वह अपने मार्ग से 2 बार क्या होती है? विचलित होती है। और जो ये श्वेत रंग है, जो सफेद रंग है, यह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं है। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में एंटर करता है तो वह अपने मार्ग से 2 बार विचलित होता है। इस दौरान यह श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको हम विबग्योर से लिखते हैं, वी से स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा जो विचलित हो रहा है वॉयलेट, और सबसे कम जो हो रहा है वो कौन सा कलर हो रहा है? रेड कलर हो रहा है। वही विक्षेपण आ गया है। डिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। द डिवीजन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, है ना, क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? विक्षेपण, डिफ्लेक्शन। विक्षेपण लिख दिया, गलत लिख दिया, है ना। डिस्पर्जन लिख दिया, ठीक है। डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, डिस्पर्जन भी बोल देते हैं। श्वेत प्रकाश, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदस्य स्पेक्ट्रम से बनता है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, ठीक है। न्यूटन के प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयव वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रिज्म द्वारा भैया लाल रंग का सबसे कम झुकता है। मैंने बता दिया था कि लाल रंग क्या होता है? सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक झुकता है। सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम डिफ्लेक्शन किसका होता है? लाल का। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का श्वेत स्पेक्ट्रम की जानकारी दी थी, लिखने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक परिघटनाएं इंपॉर्टेंट आ गए हैं भैया यहाँ से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तुम्हारे उसमें? बताओ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तुम्हारे उसमें नहीं होंगे। प्राकृतिक परिघटनाएं, हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, कुछ प्राकृतिक कारणों होती हैं, ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक परिघटनाएं कहते हैं। जैसे इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष क्यों बनता है? ध्यान देना। दूसरा, आकाश में तारों का टिमटिमाना, ऐसा क्यों होता है? आकाश का नीला दिखाई देना, ऐसा क्यों होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होना, ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। रेनबो कैसे बनता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, स्काई अपेयरिंग ब्लू, है ना। सन अपेयरिंग, है ना, रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मेरे दोस्त तुम्हारे उसमें नहीं है, गलती से टॉपिक लगा दिया गया है, तुम्हारे उसमें टॉपिक नहीं है। चलो आओ हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। ध्यान देना, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? यहाँ ध्यान देना सब लोग, बोलो मत भैया क्या बोल रहा है। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? हमारे वायुमंडल में वायु की सामान्य 2 परतें हैं, एक गर्म वायु की परत, दूसरी ठंडी वायु की परत, जो मिलकर 2 भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों के माध्यम बनाती हैं। गर्म वायु हल्की होती है जो ऊपर उड़ जाती है, और ठंड वायु को थोड़ी भारी होती है, पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। ठंड वायु सघन माध्यम का कार्य करती है और गर्म वायु विरल माध्यम का कार्य करती है। इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें में अपवर्तन होता है, इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। बोला है जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें 2 लेयर हैं, एक तो कोल्ड लेयर और एक क्या होता है? एक कोल्ड है और एक वार्म लेयर। एक गर्म हवा की परत है और एक ठंडी हवा की परत है। जो देखो तुमने देखा होगा, जो गर्म हवाएं होती है ना वो हल्की होती हैं, वो ऊपर की ओर, धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है ना। जैसे पानी में से वाष्प होता है, भाप होता है, कहाँ की ओर जाता है? ऊपर की ओर, क्योंकि वो जो गैस है ना, वो जो वायु है वो हल्की हो गई है, और गर्म चीज़ें हल्की होती हैं वो ऊपर की उठती है, और भारी चीज़ें कहाँ आती हैं? नीचे की ओर आती हैं। ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक भी है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। हालांकि फिलहाल जो चीज़ें समझो, इसने बोला ये एयर में 2 परतें हैं, एक है ठंडी परत और एक क्या है? गर्म परत है। तो भैया 2 माध्यम बन गए, जो है गर्म हवा वो ऊपर है और जो ठंडी हवा है वो कहाँ है? नीचे है। तो 2 लेयर बन गई। ये देखो, ये गर्म, यहाँ ठंडी,
2 लेयर बन गई। तो हमको पहले से ही पता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चीज़ें जाती हैं उसे अपवर्तन कहते हैं। जब कोई भी चीज़ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे हम बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अब क्वेश्चन में लिखा है कि भैया वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में 2 परतें हैं, इसके बीच में जो अपवर्तन हो रहा है उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसे कहते हैं। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। हमारे वायुमंडल में वायु की सामान्य 2 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 2 परतें हैं। एक ठंडी परत और एक कैसी है? गर्म परत, है ना। एक गर्म वायु तथा दूसरी ठंडी वायु, जो मिलकर 2 भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों के माध्यम बनाते हैं। गर्म वायु हल्की होती है जो ऊपर उड़ जाती है, ठंडी वायु थोड़ी भारी होती है जो कहाँ रहती है? पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। ठंड वायु सघन माध्यम होगा जो सघन माध्यम का कार्य करता है, और गर्म वायु विरल माध्यम का कार्य करता है। इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण में अपवर्तन होता है, इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, बस सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। भैया एक एक करके चीज़ें ध्यान से देखना। सबसे पहला आएगा क्वेश्चन, टिप्पणी लिखो। और 101% 2-3 टॉपिक बताऊंगा, उससे एक आएगा। 100% तो 100% बोलेगा टिप्पणी लिखो। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इन दोनों में से भैया एक चीज आ सकता है। ध्यान देना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। यहां पर चिंटू खड़ा है। यहां पर कौन है? एक चिंटू खड़ा है। यह चिंटू तारों को देख रहा है। यह चिंटू किसको देख रहा है? तारों को देख रहा है। यह चिंटू है। ये यहां पर एक स्टार है, ध्यान देना, यहां पर स्टार है, ये स्टार को देख रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? ये स्टार इसे यहां पर नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान देना भैया, हमने चीज़ों को समझना। ये परिभाषा तो अभी याद कर लोगे, परिभाषा की बात नहीं है, चीज़ें समझना जो समझा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर बहुत सारे माध्यम हैं, 1-2 अलग अलग माध्यम हैं। यहां से जैसे ही लाइट आई, ये स्टार है, चमक रहा था, ये तो यहीं पर है। जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी भैया लाइट, ये क्या होगी? थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, है ना, ये अपने मार्ग से भटक गई। मान लो यहाँ पर आ गई, ये लाइट यहाँ आ गई, फिर भैया ये फिर इधर को आ गई। ये ध्यान देना, फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, फिर दूर भाग गई। तो ये बार बार क्रियाएं हो रही हैं, है ना। जैसे एक माध्यम से ऐसे जाना था, ऐसे नहीं गई, ऐसे चले गई। फिर इसको देखो, ऐसे जाना था, ये ऐसे नहीं गई, फिर थोड़ा और झुक गई। तो बार बार अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का, है ना। बार बार क्या हो रहा है? अपवर्तन। और ये चीजें इसको कैसे दिख रही है? यहाँ पर ऐसे दिख रही है यहाँ पर। इसको लग रहा कभी यहाँ आ रहा, कभी यहाँ आ रहा, कभी यहाँ आ रहा, कभी यहाँ आ रहा, लेकिन रियल में ऐसा हो नहीं रहा, वो अपनी जगह स्थित है। ऐसा हो क्यों रहा है? बहुत सारी लेयर हैं, और जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे बोलते हैं अपवर्तन। उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के कारण ही भैया, रिफ्रैक्शन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल विभिन्न घनत्व और तापमान वाली परतों से गुजरता है तो प्रकाश की किरणें लगातार मुड़ती हैं, जिससे तारे की चमक और स्थिति में बदलाव दिखाई देता है। यह एक भ्रम है, तारा वास्तव में स्थित होता है। भैया स्टार ट्विंकलिंग इज कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एज स्टार लाइट पासेस थ्रू, है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर। भैया लिख रखा है लेयर ऑफ वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर द रे आर कॉन्स्टेंटली बैंड। आगे को लिखा है बैंड causing the stars brightness and position to appear to change. This is illusion. यह एक illusion है, भ्रम है। The star is actually stationary. जो स्टार है हमेशा क्या है भैया? वो एक स्टेशनरी। तो क्वेश्चन देखो, हमें अपने मन से लिखना है भैया, अपने मन से लिखना है भैया। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब तारों का प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, हमारी आंखों तक आता है, तो वह बार बार अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यह पता हो जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, यह चित्र भी वहां बनना चाहिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रहों का टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देती? छोड़ दो। अगला, सूर्य होते से पहले 1 2 भैया थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा तो नहीं है। खतरे, ध्यान देना, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सबका कारण एक ही है, सबका कारण क्या है? एक ही है। ध्यान देना, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी छोड़ देंगे। अगला ध्यान देना, सूर्योदय होने से पहले
एवं सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। द सन इज विजिबल बिफोर सनराइज एंड इवन आफ्टर सनसेट। भैया जब सूर्य उगता है उससे पहले भी दिखाई देने लगता है, सूर्य छिपने के बाद भी हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसी घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। भाई ध्यान देना, जब सूर्य की किरणें अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वह हवा की विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरती हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। ध्यान देना। अरे समझ में नहीं आया तुम लोगों को? यहां ध्यान देना, ये पृथ्वी है, यहां पर कोई, यहां पर देखो ये पृथ्वी है, यहां से सूरज आ रहा है, मान लो ये सूरज की लाइट है, ठीक है। हमने बोला था कि भैया जो लाल रंग है यहां पर एक चिंटू है, इसको ऐसे देख रहा है, लेकिन इसे सूर्य थोड़ा पहले आते हुए नजर आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्योदय भी किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। नोट कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद इंद्रधनुष का बनना मैंने बता दिया था भाई, कैसे इंद्रधनुष बनता है एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना भैया। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। वर्षा होने के पश्चात ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। जब भैया बारिश होती है उसके बाद ही हमें क्या होता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है। देखो जैसे ही हुआ क्या, बारिश हुई, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल हैं। जैसे ही बारिश हुई ये पार्टिकल ना भीग गए, इनके बाहर से पानी की बूंदें चिपक गई, है ना। और लाइट तो आ ही रही है, सूरज तो आता ही है, तभी तो इंद्रधनुष बनेगा। जैसे ही सूरज की किरणें आई भैया, एक मीडियम बाहर है एक मीडियम अंदर है, तो भैया जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो लाइट रे है वो अपने रंगों में टूट जाएगा। और कितने रंगों में? 7 रंगों में टूटता है। इसी वजह से इंद्रधनुष बनता है। जब जल की किसी बूंद से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का परिक्षेपण होने के कारण इंद्रधनुष बनता है, जिससे सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है तो जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। इस स्थिति में जल की बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करता है। परिणाम स्वरूप सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। भैया जहां भी सूर्य रहेगा उसके विपरीत साइड में ही हमेशा इंद्रधनुष बनता है, उसके अपोजिट साइड में। और याद रखना इंद्रधनुष क्यों बनना है? विक्षेपण से बनना है। किससे बनना है? विक्षेपण से बनना है भैया। किससे? प्रकाश के परिक्षेपण, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? विक्षेपण से क्या बनता है? हमारा इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो श्वेत लाइट है अपने कितने भागों में बढ़ जाती है? 7 रंगों में बढ़ जाती है, तो इसी वजह से इंद्रधनुष बन रहा है। जल की बूंदें प्रिज्म की भांति क्या करती हैं? कार्य करती हैं। वर्षा होने के पश्चात ही हमें क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला एक स्पेक्ट्रम है। यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब प्रकाश मार्ग से होकर प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है, यदि उस माध्यम में कोई कोलाइड विलयन के कण हो तो कण प्रकाश को प्रकीर्णित फैला देता है, प्रकीर्णित कर देता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। बोला है कोई लाइट रे है, उसके सामने कोई कोलाइड माध्यम आ गया, है ना। कोई 9th में पढ़ा था कोलाइड किसे कहते हैं, निलंबन किसे कहते हैं। तो बोला कोई भी कोलाइड माध्यम आ गया तो जो प्रकाश है वह क्या होता है? प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। तो भैया इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से ही होने वाली परिघटनाओं का उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली बहुत सी परिघटनाएं होती हैं, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना। बोलेगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। गहरे समुद्र के जल का रंग नीला होना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, संकेतों का लाल रंग का बनाया जाना, सारा का सारा प्रकीर्णन की वजह से है। ध्यान देना, कुछ टॉपिक बचे हैं। टिंडल प्रभाव, भैया टिंडल प्रभाव तो तुम्हें पता ही होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जल्दी से देख लो भैया, है ना। घने जंगल में हम देखते हैं जो सूरज की किरणें आती हैं उसमें हमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, वही सब टिंडल प्रभाव इफेक्ट है। कोलाइट प्रकीर्णन रंग का प्रभाव हमें ध्यान देना भैया, इंपॉर्टेंट 1 नंबर का लगाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है भैया जो प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण है वो प्रकीर्णन करने वाले जो कण है उसके साइज पर निर्भर करता है। प्रकाश के वर्णों का तरंगदैर्घ्य, जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा भैया इंपोर्टेंट लगाना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है अधिक, इंपोर्टेंट लगाओ, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है भैया, ठीक है। और जबकि नीले रंग प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इंपोर्टेंट लगाओ भैया। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, याद रखना, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी वो अपने मार्ग से कम विचलित होगा, ठीक है। तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन लिख लो, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद ध्यान देना, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है भाई बताओ, अभी बताया था प्रकाश के अपवर्तन नहीं भैया, अभी बताया था प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटे तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। और अगर रियल में हम बात करें, क्वेश्चन बोलेगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है, काला, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, वहां वायुमंडल नहीं है। अगर वायुमंडल नहीं है तो भैया हमारे पास प्रकीर्णन कैसे होगा, प्रकीर्णन कैसे हो रहा था, वायुमंडल की छोटी छोटी जो कण है उनसे लाइट टकरा रही थी और अपने भागों में बढ़ जा रही थी। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि जो नीला रंग है उसका भैया जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम है वह सबसे ज्यादा फैलेगा। और इसका मतलब आकाश का रंग है तो वैसे काला, ऊपर जाके देखें जहां वायुमंडल नहीं है, लेकिन हमें जो नीला रंग है हमारी आंख तक पहुंच रहा है। नीला ही रंग आंख तक क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन वही रहा है, सबसे ज्यादा फैल वही रहा है। तो जो नीला कलर है वो सबसे ज्यादा फैल जाता है, वही लिख रखा है कि भैया नीला रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करता है और नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना बाद में, वैसे तुमने नोट्स बनाए होंगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला दिखाई देना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। जहां वायुमंडल नहीं होता है वहां कण नहीं, जहां कण नहीं वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं। भैया वायुमंडल नहीं तो कण नहीं, कण नहीं तो प्रकीर्णन नहीं। यदि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो प्रकीर्णन ही नहीं हो पाता, यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकीर्णन नहीं होता, तब पृथ्वी से भी आकाश काला ही प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जहां प्रकीर्णन नहीं होता है वहां प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता और काला दिखाई देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता इसीलिए प्रकीर्णन नहीं होता, प्रकीर्णन नहीं होता तो आकाश का रंग काला दिखाई देता। गहरे समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई देना है भैया, फिर से वही नीला कलर सबसे ज़्यादा फैल रहा है और हमारी आंखों में नीला कलर ही आ रहा है। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर पड़ता है तो समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा लाल, पीला, संतरी आदि रंगों को अधिक तेजी से सोखता है और अधिकांश नीले रंग वापस आ जाता है, अर्थात नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। यही कारण है कि समुद्र का जल कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लास्ट 2 टॉपिक, एक और एक, 2 चैप्टर समाप्त। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना भैया, लाल रंग, ध्यान देना, वैसे ये टॉपिक हमारे उससे कट गया है। खतरों का सिग्नल लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है। जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा, और लाल रंग अपने मार्ग से सबसे कम भटकता है, ठीक है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नीले रंग की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना अधिक होता है। लाल रंग कोहरे या धुंध से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है भैया। और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है, नीले कलर का। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, नीले की। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की। और तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इस रंग का प्रकाश अधिक दूर तक जाता है, यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। मान लो हुआ क्या कि भैया एक समुद्र है ना, मान लेते हैं खतरा, मान लेते हैं, चलो एक यहाँ पर पोल है, अगर हमने यहाँ पर लाल रंग लगा दिया, हमने यहाँ पर खतरे का साइन बना दिया लाल रंग, हमने कहा भैया यहाँ पर खतरा है मत आना। अब ये देखो, मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है यहाँ से, भैया इसको ये लाल रंग क्या दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख सकता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। मान लो इसकी जगह मैंने नीला रंग दिखा दिया होता, मानो मैंने नीला रंग दिखा दिया होता, मैंने कहा भैया खतरा यहाँ पर है, और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा इसका होता है। तो भैया यह रंग हो सकता है यहाँ पहुँच जाए, हो सकता है यह रंग कभी यहाँ पहुँच जाए,
ठीक है। अब ये जो व्यक्ति आ रहा है इसको लगेगा कि भैया यहाँ खतरा है, यहाँ से नहीं जाता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ, जबकि खतरा यहाँ पर ही था। तो इसका मतलब नीले रंग का हम यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा विक्षेपण है वो सबसे ज्यादा होता है। तो और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसीलिए खतरों के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो गया है। इस चैप्टर से कम 4 से 5 नंबर या 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अच्छे से पढ़ के जाना। अगले हम शाम को क्लास में मिलेंगे 8 बजे, सब लोग लाइव मिलेंगे और 8 बजे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है। फिर कल अगर हो सकेगी तो मैं फिर आपसे बोलूँगा कि मैं मैराथन स्टार्ट कर दूंगा। यदि आज 14 के हो गए तो कल मैराथन भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। 14 के हो गए तो पूरी साइंस से कल पढ़ा दूंगा। परसों से प्रैक्टिस सेट, काम तुम्हारा है जो करना चाहते हो। नहीं भी करोगे तो क्लास तो रेगुलर रहेंगी, इसकी कोई बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में शाम को 8 बजे, सब लोग लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।